हेलो एवरीवन, हम विजन आईएएस के जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन को। तो आज इस वीडियो के जो टॉपिक्स रहेंगे वो हैं कोऑपरेटिव्स, राइट टू बी फॉरगॉटन, एफसीआरए, मॉडल टीनेंसी एक्ट 2021, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिक बिल्स। फिर कुछ न्यूज हैं शॉर्ट शॉर्ट, वो कौन सी रही हैं? इंक्रीजिंग द टेन्योर ऑफ हाउस कमिटीज, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स, डीएलएसए क्या है, फिर टेलीलॉ सर्विस क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट क्या है, फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2022 क्या है। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब हर एक टॉपिक को हम डिटेल में देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव्स। अब जो ये कोऑपरेटिव्स हैं ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स वो सेलिब्रेट किया गया है और इस सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने एंड नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ने। अब जो ये नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है ये इंडिया में अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया की सारी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ये 1929 में एस्टेब्लिश हुई थी और इसको बाद में रीऑर्गेनाइज किया गया था 1961 में। अब जो ये हमने सेलिब्रेशन किया है इसकी जो थीम थी वो थी बिल्डिंग अ सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड अ बेटर वर्ल्ड थ्रू कोऑपरेटिव्स। इसके बाद हम देखेंगे कोऑपरेटिव्स के बारे में। सबसे पहले हम देखें कि कोऑपरेटिव्स क्या चीज है। तो ये एक तरीके की वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है जिसमें लोग अपनी इच्छा अनुसार एक साथ आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि वो अपने कॉमन नीड्स को, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके। जितनी भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं इनका एम क्या होता है? इनका एम होता है कि जितने भी इस कोऑपरेटिव के या जो ग्रुप के जो मेंबर हैं उनको सपोर्ट किया जा सके और जितने भी पुअरर सेक्शन है सोसाइटी के उनके इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा सके, उनकी मदद की जा सके। फिर मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी का मतलब कि जो कोऑपरेटिव्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, इनका काम करने का ढंग क्या है। इसमें क्या होता है, पीपल जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं इस ग्रुप के, वो एक साथ आते हैं। ये अपने अपने इंडिविजुअल रिसोर्सेज को अपने साथ लेके आते हैं, अपनी अपनी एक्सपर्टीज को एक साथ लेके आते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं इनमें जो लोग हैं वो अपनी इच्छा अनुसार जो है एंटर कर सकते हैं और अपनी विश पे ही ये क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। पर यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं ये अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देखें तो लगभग पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 12% जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इंडल्ज्ड है। अगर हम पूरी जॉइंट कोऑपरेटिव इकोनॉमी की बात करें कि ये जो कोऑपरेटिव से जो इकोनॉमी को फायदा हो रहा है वो है कि कोऑपरेटिव इकोनॉमी जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक यूनिट है पूरे वर्ल्ड की। अब देख लेते हैं कि जो इंडिया में कौन कौन से डिफरेंट कोऑपरेटिव्स वर्क कर रहे हैं। इसमें आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो 300 लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनमें इंडिया का अमूल, इफ्को और क्रिप्को भी इंक्लूडेड है। फिर इसके बाद जो है कोऑपरेटिव्स कुछ चैलेंजेस भी फेस कर रही हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट चैलेंज आता है लैक ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट। इनको स्वतंत्रता नहीं है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि सब एक तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसलिए है क्योंकि ज्यादातर जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाती है इन कोऑपरेटिव्स को। दूसरा, पॉलिटिसाइजेशन है। पॉलिटिसाइजेशन का मतलब कि जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी लोकल लेवल पे जिनके पास पावर है, जिन मेंबर्स के पास, वो जो है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। इसकी वजह से इंटरनल राइवलरी जो है वो होती रहती है। फिर उसके बाद रीजनल इम्बैलेंस है ग्रोथ में। अगर हम देखें जितना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात में ये वेल डेवलप्ड हैं, ये एक अच्छे से काम कर रही हैं। फिर एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक स्केल। अब यहाँ पर देखते हैं कि
जो कॉपरेटिव्स हैं ना वो लोकल लेवल तक ही सीमित हैं, मतलब विलेजेस में बन रही हैं तो वो विलेजेस तक हैं। इनकी जो स्केलिंग है बड़े लेवल पे नहीं हो पाती है, ये सिर्फ लोकल पीपल हैं उनके इंटरेस्ट को ही फुलफिल कर पाती है। तो अगर हम इनको इकोनॉमिक स्केल इनका बढ़ा दिया जाए तो ये एक बेटर वे में काम कर सकती हैं। फिर दूसरा है इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज। बेसिकली कमी किस चीज की है? स्किल्ड वर्कफोर्स की, एक्सपर्टीज की कमी है, क्योंकि जो लोकल लेवल पे लोग आपस में मिलते हैं वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते काम करने में, उनके पास स्किल की कमी होती है, तो ये भी एक बिगेस्ट चैलेंज है। इसके बाद जो कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं उनके अपने अलग चैलेंजेस हैं, जैसे डुअल रेगुलेशन। ये किसके अंडर आते हैं? ये स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के अंडर भी आते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेगुलेशन के अंडर भी आते हैं। तो एक तरीके से दो दो जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको क्या कर रही हैं? रेगुलेट कर रही हैं। तो एक बिगेस्ट इम्पेडिमेंट रहता है ये कोऑपरेटिव बैंक्स को काम करने में। फिर सिंकिंग बैलेंस शीट। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका जो एनपीए है वो ज्यादा रहता है कमर्शियल बैंक से। एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब कि अगर कोऑपरेटिव बैंक्स ने लोन दिया है, किसी को भी, किसी इंडिविजुअल को दिया है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट 90 डेज तक बैंक में वापस नहीं आता तो वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट गिना जाता है। तो जो एनपीए हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के। अगर कमर्शियल बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स के कंपैरिजन में वो बहुत ही कम है। एक एग्जांपल दिया गया है इसमें केरला का। केरला में जो एनपीएज हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स के 38% है लगभग, और इसमें कमर्शियल बैंक्स में अप्रोक्सीमेटली कितने हैं? सिर्फ 4% तक एनपीएज हैं। फिर गवर्नेंस का इशू रहता है। गवर्नेंस के इशू में क्या है कि मॉडर्न बैंकिंग की फैसिलिटीज बहुत ही कम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पुअर हैं। तो ये भी एक चैलेंज है। अभी जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है? सबसे पहले तो इन्होंने एक पॉइंट सुझाव दिया है कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको आरटीआई के अंडर लेके आया जा सके, ठीक है। और जितने भी डायरेक्टर्स हैं कोऑपरेटिव के वो अपनी एसेट को हर साल जो है वो डिक्लेयर करें कि उनके पास कितनी एसेट है। इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों ही प्रूव हो जाएंगी। फिर इसके बाद जितने भी मेंबर हैं उनमें अवेयरनेस फैलाएं, उनके राइट्स क्या क्या हैं, कोऑपरेटिव्स का जो है वो पर्पस क्या है, और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जानी चाहिए जितने भी मेंबर्स हैं। इसके बाद जो है वो देखेंगे कि जो मल्टीपर्पज सोसाइटीज हैं उनको क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। जो भी सोसाइटीज हैं वो एक ही नीड को पूरा ना करे बल्कि उनका पर्पस जो है वो मल्टीपर्पज होना चाहिए। इसके बाद क्या किया जा सकता है कि जितनी भी वीक या फिर इनएफिशिएंट सोसाइटीज हैं उनको एक साथ मर्ज किया जा सकता है ताकि उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। फिर इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए। स्किल्ड एम्प्लॉयज जो हैं वो कॉपरेटिव्स के मेंबर होने चाहिए। अब देख लेते हैं कि जो कॉपरेटिव्स हैं वो सर्टेन प्रिंसिपल्स पे काम करती है, और वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं कॉपरेटिव्स के वो देख लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट रहेगा वो रहेगा ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। जो कॉपरेटिव्स हैं उनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो ताकि वो फ्री विल से अपना पर्पस, अपना एम जो है वो डिसाइड कर सके। वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप होती है इनकी, लोग अपनी इच्छा अनुसार इसमें एंटर कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार इसको लीव कर सकते हैं। एक जो कंसर्न होनी चाहिए कम्युनिटी के लिए, जो कम्युनिटी के लिए भी अच्छा काम कर सके। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है? कोऑपरेशन होती है। प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन जो है कोऑपरेटिव्स में मिलनी चाहिए। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए कि अपने डिसीजन जो है अपनी कोऑपरेटिव्स के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो ले सके। और जितने भी मेंबर्स हैं उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। अब कोऑपरेटिव्स को लेकर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस भी हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है ये देखते हैं कि जो कोऑपरेटिव्स हैं वो 7th शेड्यूल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 7th शेड्यूल की जो स्टेट लिस्ट है उसमें लाई करता है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है हमारे पास: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट।
जो यूनियन लिस्ट है उस पे सारे फैसले सेंटर लेती है, जो स्टेट लिस्ट है उस पे सारे जो फैसले हैं वो स्टेट लेती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पे सेंटर और स्टेट दोनों ही फैसले ले सकती है। फिर इसके बाद ये फंडामेंटल राइट्स में भी इसका जिक्र किया गया है कोऑपरेटिव्स का। ये फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19(1)(c) में आता है। 19 जो है वो क्या देता है, राइट टू फ्रीडम है। और राइट टू फ्रीडम किस चीज के लिए दी गई है, यहाँ पर कोऑपरेटिव्स फॉर्म करने के लिए। इसके बाद जो कोऑपरेटिव्स हैं वो आर्टिकल 43(b) जो किसका पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है, इसमें भी मेंशन है। इसके अलावा जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 2002 का, वो क्या करता है कि उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जितने भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जितनी भी एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में काम कर रही हैं सोसाइटी, तो उनको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं उनके कुछ बेनिफिट्स हैं। एक तरीके से ये लोकल एक्सपर्टीज और प्रॉफिट्स को बिल्ड करती है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देती है, सोशल कोहेजन को बिल्ड करती है, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, प्रोवाइड अफोर्डेबल फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये इकोनॉमिक नीड्स को तो ये पूरा करती ही है। फिर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी शेयर करते हैं, और एक तरीके से ये म्यूचुअल हेल्प को जो है वो प्रमोट करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि जो इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। बेसिकली एक मिनिस्ट्री बनाई गई है जो कि बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ये जितनी भी कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगी। ये एक तरीके का जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके बाद देखेंगे कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 2020 का, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट हुई। उसमें बोला गया कि जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, अगर आरबीआई को लगता है वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो आरबीआई क्या कर सकता है कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है उनके बोर्ड को क्या कर सकता है, सुपरसीड कर सकता है। इसके अलावा जो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको अलाउ कर दिया है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स या फिर इक्विटी जो है वो इन दोनों के थ्रू, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी के थ्रू क्या कर सकते हैं, मनी रेज कर सकते हैं। इसके बाद है नेफेड। नेफेड का काम होता है कि जितने भी मार्केटिंग बिजनेस है उनको डेवलप किया जा सके कोऑपरेटिव्स के। इसके बाद एनसीडीसी है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये 1963 में जो है वो सेटअप की गई थी। इसका काम होता है कि जितनी भी स्कीम्स है, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, प्रैक्टिसिंग इन शेयर कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव शुगर, कोऑपरेटिव स्पिनिंग, वीविंग मिल्स, इन सब में क्या करती है, इन सब स्कीम्स में असिस्ट करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2011 का, वो अनल कर दिया गया है। उसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो है कोऑपरेटिव्स को इंक्लूड कर दिया गया आर्टिकल 19(1)(c) में, ताकि उनको और ज्यादा जो है वो प्रोटेक्शन दी जा सके। और इसमें आर्टिकल 43(b) में भी इस मैटर को जो है वो इंसर्ट कर दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है राइट टू बी फॉरगॉटन। ये न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को बोला है कि एक कपल है उसकी जो डिटेल्स हैं वो सर्च इंजन से रिमूव कर दी जाए। अब जो ये रिमूवल है ना सर्च इंजन से या फिर इंटरनेट से किसी भी इंफॉर्मेशन का, ये राइट टू बी फॉरगॉटन बोला जाता है। अब ये न्यूज में ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो पिटिशनर है उसने बोला है कि मेरा नाम पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट होने से मुझे एम्बैरेसमेंट और सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ रहा है। और पिटिशनर ने किस चीज के अंडर जो है ये पिटिशन लगाई है, वो लगाई है राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट ऑफ इरेजर के साथ। अब जो ये है इसने बोला है कि राइट ऑफ प्रिवेसी का ही इस हिस्सा है ये राइट टू बी फॉरगॉटन। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। जो राइट टू प्रिवेसी है वो अंडर आर्टिकल 21 आता है। प्रिवेसी का मतलब कोई जो भी इंफॉर्मेशन प्राइवेट हो,
जो पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट ना हो। पर जो राइट टू बी फॉरगॉटन है वो किस इंफॉर्मेशन के लिए लागू होता है? वो होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली प्रेजेंट है। देख लेते हैं थोड़ा सा राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है। राइट टू फॉरगॉटन समझने के लिए हम समझते हैं कि मान लो कि किसी की भी इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजिन्स पे अवेलेबल है, अगर वो चाह रहा है, वो पर्टिकुलर इंसान ये चाह रहा है कि उसकी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से रिमूव कर दिया जाए, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसकी पब्लिक डोमेन में है उसको रिमूव कर दिया जाए वहां से, तो ये राइट टू बी फॉरगॉटन बोला जाता है। ये हमने फ्रेंच प्रैक्टिस से ये लिया गया है। ठीक है। अब जो ये राइट टू बी फॉरगॉटन है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि जिस इंसान ने चाहा वो अपना जो है इंटरनेट से अपनी इंफॉर्मेशन वापस ले सकता है। इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो जो राइट टू बी फॉरगॉटन है वो अप्लाई नहीं होगा। अब ये जो राइट टू बी फॉरगॉटन है वो कहाँ कहाँ मिल रहा है दूसरे देशों में? वो यूरोपियन यूनियन में, रशिया में, यूएसए में, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अब जो ये राइट टू बी फॉरगॉटन है उसका इंडिया में क्या क्या प्रोविजंस हैं ये देख लेते हैं। जो राइट टू बी फॉरगॉटन है, इसके लिए इंडिया में कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो ये बताता हो कि ये जो राइट टू बी फॉरगॉटन है वो दिया जाए सारे लोगों को। ठीक है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं 2011 के, जिसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा जो डिजिटल डेटा की रिजिम है वो गवर्न करती है, उसमें भी आरटीबीएफ का कोई मेंशन नहीं कर रखा है। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ रीसेंट वर्डिक्ट आई है, इसमें केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बताया गया है, इसमें बोला है कि जो आरटीबीएफ है वो आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो आरटीबीएफ है उसको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का ही पार्ट बताया है। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ये आरटीबीएफ है इस पे कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन हमें फुलफिल करना हो तो आरटीबीएफ जो है वो लागू नहीं होगा। अगर कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें फुलफिल करनी है तो भी आरटीबीएफ जो है वो लागू नहीं होगा। इसके बाद अगर कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक हेल्थ की ड्यूटी को परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो भी जो है राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में है उसकी जो प्रोटेक्शन करनी है, अगर ऐसा कोई केस आता है तो भी आरटीबीएफ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। कोई साइंटिफिक हिस्टोरिकल स्टडी या फिर स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए किसी इंफॉर्मेशन के रिक्वायरमेंट है तब भी उस इंफॉर्मेशन को रिमूव नहीं किया जा सकता। कोई लीगल क्लेम है, अगर कोई लीगल क्लेम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी अगर उसको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि आरटीबीएफ को। इसके बाद देख लेते हैं कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन है इसके साथ कुछ कुछ इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट चैलेंज है वो है स्कैटर्ड डाटा। अब जो डेटा होता है हो सकता है किसी भी इंसान का वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो। अब हर वेबसाइट को ढूंढना कि इस पर्टिकुलर पर्सन का डेटा जो है कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये बहुत ही कम्बरसम टास्क है। तो ये एक चैलेंज रहेगा कि कैसे उसको डिलीट किया जाए। दूसरा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का रेट क्या है, ये भी एक बहुत ही बिग चैलेंज है। फिर री इमरजेंस हो सकता है कि एक बार जो है वो डेटा को डिलीट कर दिया जाए पर उसके बाद जो है उसको दोबारा अपलोड कर दिया जाए, तो ये भी एक बिगेस्ट इशू है। फिर इसके बाद जो है वो देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बेसिकली देर इसमें ना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि जो अगर हम आरटीबीएफ को अप्लाई करते हैं तो उससे हो सकता है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है वो जो है वो वॉयलेट हो जाए। फिर उसके बाद जो है पब्लिक इंटरेस्ट, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आरटीबीएफ और पब्लिक इंटरेस्ट में भी। इसके बाद कुछ वे फॉरवर्ड्स दे रखी हैं, वो कौन कौन सी हैं? वे फॉरवर्ड बोले कि ये स्टेप्स जो है लेके जो है इनके आरटीबीएफ में जो इश्यूज हैं उनको जो है वो खत्म किया जा सकता है। जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा बैलेंसिंग राइट्स। अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू प्रिवेसी को जो अगर बैलेंस कर दिया जाए तो ये इशू सॉल्व हो सकता है। दूसरा, डेटा प्रोटेक्शन,
जितना भी डेटा अवेलेबल है उसको मिसयूज या फिर लीकेज से बचाया जाए। फिर तीसरा है डिस्कार्ड डेटा, कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रख दिया जाए कि इसके बाद जो है, इतने टाइम के बाद जो है वो डेटा जो है ऑटोमेटिकली जो है वो अ, उसको डिलीट कर दिया जाएगा। फ्रेमवर्क जो है, एक हर एक इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बना देना चाहिए। फिर दूसरा, बैलेंस बिटवीन आरटीबीएफ एंड पब्लिक इंटरेस्ट, जो आरटीबीएफ है और पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें एक बैलेंस बना के इनको चलना चाहिए। बस इस टॉपिक में इतना ही था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए। तो इस टॉपिक में बताया गया है कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट रूल्स 2022 को जो है वो नोटिफाई किया है, उसको अपडेट किया है, ताकि जो सिटीजन्स है उन पे कंप्लायंस बर्डन को कम किया जा सके। अब सबसे पहले तो ये अमेंडमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि जितने भी एफसीआरए के प्रोविजंस क्या क्या हैं। तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल 2011 है वो क्या कहता है कि 10 लाख तक की फॉरेन डोनेशन को रिसीव किया जा सकता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। मतलब अगर 10 लाख तक की डोनेशन आ रही है ना, 10 लाख तक की, तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर ये अमाउंट 10 लाख को एक्सीड करता है तो 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होगा। पहले ये टाइम लिमिट 30 डेज थी, पर अब जो है इसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है। इसको अब जो टाइम पीरियड है इसको बढ़ा के 3 मंथ्स तक कर दिया गया है। इसके अलावा पहले जो एंटिटीज थी जैसे पॉलिटिकल पार्टी, लेजिस्लेचर मेंबर्स, इलेक्शन कैंडिडेट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट, जजेस, जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेस, जो ये हैं ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो रिसीव नहीं कर सकती थी। पर इस नोटिफिकेशन में ये बोल दिया गया है कि ये एंटिटीज भी जो है वो अब क्या कर सकती हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव कर सकती हैं। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइम प्रिस्क्राइब कर रखा था, 15 दिन का टाइम प्रिस्क्राइब कर रखा था कि प्रायर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसको रिलैक्स करके 45 डेज कर दिया गया है। इसके अलावा जितने भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनकी लिस्ट को 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 12 कर दिया गया है। अब जो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है ये क्या होता है? कंपाउंडेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें जो कंप्लेनेंट होता है, जिसने कंप्लेंट की होती है, वो अपने चार्जेस को जब वापस ले ले, अक्यूज के खिलाफ जो जो उसने चार्जेस लगा रखे थे अगर वो अपने चार्जेस को वापस ले लेता है तो उसको कंपाउंडेबल ऑफेंस कहा जाता है। और ऐसे ही ऑफेंसेस की जो लिस्ट है उसको बढ़ा के 12 कर दिया गया है। ये भी एक तरीके का पॉजिटिव ही है। फिर इसके बाद जो हम देखेंगे कि जो एफसीआरए है उसके पर्पस और प्रोविजंस जो है वो क्या क्या है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो कैसे भी हो सकता है, वो डोनेशन के थ्रू हो सकता है, डिलीवरी या फिर ट्रांसफर हो सकता है फॉरेन सोर्सेज का, जैसे कोई आर्टिकल हम हमें कोई डोनेट कर दे यहाँ पर इंडिया में, कोई करेंसी भेज दे, ट्रांसफर पेमेंट जो होती हैं। इसके अलावा सिक्योरिटीज जो होती हैं उनको भेज दे फॉरेन कंट्रीब्यूशन में, ये भी एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पार्ट होगा। अब जो एफसीआरए है उसको इंडिया में कौन इम्प्लीमेंट करता है, उसको इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ मेजर प्रोविजंस हैं जो 2020 की अमेंडमेंट के बाद देखे गए हैं। जो सबसे पहला जो प्रोविजन है उसमें क्या बोला है कि जितने भी इलेक्शन जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर, मीडिया, ब्रॉडकास्ट कंपनीज, पब्लिक सर्वेंट, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय, जितने भी एमपी, एमएलए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो रिसीव नहीं कर सकती। मगर इसको अब अमेंड कर दिया गया है, अब बोला गया है कि ये एंटिटीज जो है अब फॉरेन फंड्स को क्या कर सकती हैं, रिसीव कर सकती हैं। इसके अलावा जो भी एनजीओ जो है फॉरेन फंड रिसीव करना चाह रही है उसको अपना आधार सबमिशन जो है वो देना पड़ेगा और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जो भी एनजीओ अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना चाह रही है उसको एक एफसीआरए अकाउंट खोलना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब जो ये अकाउंट होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही डिपॉजिट हो सकता है, इसके अलावा कोई और भी डिपॉजिट जो है वो नहीं करवाया जा सकता इस अकाउंट में, और पैसा डिपॉजिट नहीं करवाया जा सकता कोई और पर्पज से आ रहा है, बस फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही जो है वो एफसीआरए अकाउंट में डिपॉजिट करवाया जा सकता है। इसके बाद जो वैलिडिटी रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो 5 साल तक रहेगी, और 5 साल से पहले ही क्या करना होगा, एनजीओ को जो है वो रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा।
इसके बाद जो यूज जो है फंड्स का वो भी लिमिटेड था। कैसे कि जितना मान लो 100 रुपीज फंड आ रहा है तो उसमें जो 80% जो फंड होगा जिस पर्पज के लिए आ रहा है वो उसी चीज के लिए यूज किया जाएगा। सिर्फ 20% जो फंड है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, बाकी जिस पर्पस के लिए जो ये फॉरेन फंड आ रहा है उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। इसके अलावा हर साल जो है एनुअल रिटर्न्स जो है वो फाइल करने पड़ते थे। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो थे एफसीआरए के पोस्ट 2020 अमेंडमेंट के बाद। फिर देख लेते हैं कि जो एफसीआरए है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। अब जो ये एफसीआरए है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो एफसीआरए का एम ही वो है नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। अब क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्या है, एफसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन में जो है इंडिया में पैसा आ रहा है। अब जो ये फॉरेनर्स जो हैं इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, हो सकता है कि ये जिसको पैसा दे रहे हों उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उससे काम करवाना चाहे। पर जो एफसीआरए है इस चीज से जो है इंडियन एंटिटीज को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहला जो पॉइंट बोला गया है ये क्या करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, ये इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर वो प्रोटेक्ट करेगा। हो सकता है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो यूज किया जाए सोशल कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, जो इंडियन डाइवर्सिटी और इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है वो थ्रेट हो सकता है। पर जो एफसीआरए है वो क्या करता है, सोसाइटी और कल्चर को प्रोटेक्ट करता है। फिर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, हो सकता है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है एनजीओज में वो किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए लगाया जाए, पर एफसीआरए की वजह से ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर सॉवरेनिटी एंड फ्रेंडली रिलेशंस, सॉवरेनिटी एंड फ्रेंडली रिलेशंस का मतलब क्या है, एफसीआरए क्या हेल्प करता है कि जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो ना बढ़े गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग पे। पैसा तो वो दे रहे हैं पर उसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग को ही इम्पैक्ट करने लग जाए। इसके अलावा जो एफसीआरए है उससे बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है वो हो जाती है एनजीओज की। इसके अलावा कुछ कंसर्न्स भी हैं एफसीआरए को लेकर और वो कंसर्न कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। अब जो पॉसिबल कंसर्न्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। अब क्या देखा गया है कि कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की वजह से या फिर कुछ अदर रीजंस की वजह से बहुत सारी एनजीओ है उनका रजिस्ट्रेशन या तो कैंसिल कर दिया जाता है या फिर उनको रजिस्टर ही नहीं किया जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल या फिर आइडियोलॉजिकली डिफरेंस की वजह से जो एफसीआरए है उसका मिसयूज किया जा रहा है और एनजीओज को टारगेट किया जा रहा है। अब जो है इसके जो फाइनेंस है उसको लिमिट कर दिया गया है कि जैसे 20% जो फाइनेंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज हो सकता है, बाकी 80% जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज करना है। तो ये एक तरीके से एनजीओज की फंक्शनिंग को क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। इसके अलावा जो ये सारी चीजें हैं जो कि उन्हें आधार सबमिशन करवाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट जो है वो लिमिट कर दिया गया है कि इसमें और ज्यादा डिपॉजिट नहीं हो सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, एक एनजीओ दूसरी एनजीओ को ट्रांसफर नहीं कर सकती है फंड को। तो ये एक तरीके से वॉयलेशन है राइट टू इक्वालिटी का, राइट टू प्राइवेसी का, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का, और ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग को भी जो है वो रोकता है। फिर दूसरा एक बताया गया है पॉइंट इसमें कि ये जो इंडियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ईथोस हैं इंडिया के उनके भी अगेंस्ट हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, क्या क्या जो है स्टेप्स जो है वो ली जा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों ही होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए ताकि इजी कंप्लायंस हो सके एफसीआरए की। फिर इसके बाद रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो दी जानी चाहिए एनजीओज को या फिर इंडिविजुअल्स को। डिसेंट्रलाइजेशन जो है या फिर डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट से जितने भी पार्टिसिपेशन आ रहा है उसमें क्या कर देना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो कर देना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मॉडल टीनेंसी एक्ट। अब ये जो एक्ट है ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली अभी जो 4 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, असम, इन्होंने अपने अपने टीनेंसी लॉज को रिवाइज किया है ताकि जो ये लॉज हैं ये मॉडल टीनेंसी एक्ट के साथ इनलाइन हो सके।
अब थोड़ा सा देखते हैं कि मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 क्या है और इसके प्रोविजंस जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, उन्होंने एमटीए 2021 को अप्रूव किया। क्यों अप्रूव किया? ताकि जितनी भी स्टेट्स हैं या फिर यूटीज हैं, उसमें जो रेंटिंग प्रॉपर्टी है ना, उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। जो एमटीए 2021 है, इसको अप्लाई करने वाली जो फर्स्ट यूटी थी वो जम्मू एंड कश्मीर थी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हाउसिंग होता है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। जो हमारी शेड्यूल 7 में जो 3 लिस्ट हैं, कंकरेंट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, उसमें से जो ये हाउसिंग वाला पार्ट होता है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है। तो जो एमटीए है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सजेस्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये बाइंडिंग नहीं है स्टेट्स पे कि उनको अप्लाई करना ही करना है आपने हाउसिंग एग्रीमेंट्स वगैरह बनाने में। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सजेस्टिव है। और फिर हमने देखा कि जो सेंसस 2011 हुई है, उसमें लगभग 1.1 करोड़ हाउसेस जो हैं वो वैकेंट पड़े हुए हैं। उनका मोस्ट एफिशिएंट तरीके से यूज किया जा सकता है। कैसे यूज किया जा सकता है? अगर उनको रेंट पे दे दिया जाए तो एक जो गवर्नमेंट है हाउस, उसका विजन है हाउसिंग फॉर ऑल, वो भी कंप्लीट हो सकता है। इसके बाद जो हम देखेंगे कि जो मॉडल टीनेंसी एक्ट 2021 है, उसकी कुछ हाइलाइट्स हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में देखें तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एजुकेशनल यूज में जो है ये एप्लीकेबल है, पर इंडस्ट्रियल यूज में ये एप्लीकेबल नहीं है। टीनेंसी एग्रीमेंट की बात करें तो हमेशा एक, जब भी रेंट पे दी जाती है कोई भी प्रॉपर्टी जब रेंट पे दी जाएगी तो एक रिटन एग्रीमेंट होगा दोनों पार्टीज के बीच में, और 2 महीने का टाइम दिया जाएगा कि वो रेंट अथॉरिटीज को क्या कर सके, इन्फॉर्म कर सके। फिर इसके बाद है टीनेंसी पीरियड। इसमें जो टेनेंट है वो क्या करेगा कि अपने रिन्यूअल के लिए या फिर जो एक्सटेंशन के लिए जो रिक्वेस्ट कर सकता है लैंडलॉर्ड को। अगर वो प्लेस को वेकेट करने में फेल हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 महीने तक तो जितना मंथली रेंट होगा उसका ट्वाइस पे करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को। अगर उसके बाद भी वो पे नहीं करता है तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा मंथली रेंट के। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपॉजिट की बात करें, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है अगर प्रॉपर्टी, तो 2 महीने की सिक्योरिटी जो है वो जमा करवानी पड़ेगी। और अगर नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो मिनिमम 6 मंथ्स की जो है वो क्या चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए होगा। फिर उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया गया है। इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ताकि जो लोकल लोग हैं उनको टीनेंसी एग्रीमेंट वगैरह सबमिट करने में कोई परेशानी ना हो। फिर इसके बाद सब लेटिंग। अगर सब लेटिंग होती है तो उसके लिए जो लैंडलॉर्ड है उसका प्रायर कंसेंट जो है वो जरूरत पड़ेगी। बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के जो है ऐसा नहीं है कि सबलेटिंग की जा सकती है। और इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी जो रेंट पे दी गई है उस पर कोई स्ट्रक्चरल चेंज भी नहीं किया जा सकता जब तक लैंडलॉर्ड की परमिशन ना मिल जाए। फिर तीसरा जो वो रहेगा वो है 3 टियर रिड्रेसल सिस्टम। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करेगा? इसके लिए 3 अथॉरिटीज हैं, रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल। जो रेंट अथॉरिटी और रेंट कोर्ट है उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो सेटअप करता है विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा जो स्टेट है वो रेंट ट्रिब्यूनल भी जो है वो एस्टेब्लिश कर सकती है हाई कोर्ट से डिस्कस करने के बाद। अगर एविक्शन की बात करें कि कब जो है वो लैंडलॉर्ड है टेनेंट को बोल सकता है कि वो खाली कर दे उसकी प्रॉपर्टी, अगर अगर जो टेनेंट है वो रेंट पे नहीं करता है 2 महीने तक, अगर वो रेंट पे करने से मना कर देता है, अगर जो है वो जितना कंसेंटेड है कि इतनी प्रॉपर्टी यूज कर सकता है वो उससे ज्यादा जो प्रेमिसेस को यूज कर रहा है, तो भी वो एविक्शन का जो है वो अ, हो सकता है अप्लाई उस पे। इसके अलावा जितना भी जो प्रेमिसेस है अगर वो उसका मिसयूज कर रहा है बिना रिटर्न नोटिस के, तो भी जो है अविक्ट कराया जा सकता है लैंडलॉर्ड द्वारा अपनी प्रॉपर्टी को। इसके बाद कुछ मॉडल टीनेंसी एक्ट में कुछ इश्यूज भी हैं, और ये इश्यूज कौन कौन से हैं ये देखते हैं। अब जो ये एक्ट है ना वो बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स बताता है कि जो कि एक जो रेंटल एग्रीमेंट होता है उसमें बताया गया है कि जो लैंडलॉर्ड है वो वाइट वॉशिंग करवाएगा, जो टेनेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ड्रेन क्लीनिंग, गीजर रिपेयर्स वगैरह वगैरह के लिए।
तो ये बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स को कवर कर रहा है ये मॉडल टीनेंसी एक्ट। तो इससे इसकी वजह से क्या होगा कि ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है चेंजेस को, कि लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट है अगर कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं अपने, तो ये अपने हिसाब से, तो ये उसको क्या करता है कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पर। तो ये एक इशू है इस एक्ट के साथ। फिर कोई एक सिंगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा प्रोसेस है इसमें। तीसरा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कंट्रोल। अब हमने देखा कि जितने भी अथॉरिटी है, रेंट अथॉरिटी है या फिर कोर्ट है या फिर ट्रिब्यूनल है, उनको जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वही उसको अपॉइंट कर रही है, ना कि अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये भी एक इशू है इस एक्ट के साथ। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इक्वल एक्सेस नहीं है लोगों के पास। हालांकि इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐसे बना दिए हैं कि जिसमें क्या होगा कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का यूज हो रहा है, पर अभी भी लोगों को डिजिटल लिटरेसी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। डिजिटली लिटरेट नहीं है पीपल, उनको नहीं पता कि कैसे जो है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इस एक्ट के साथ। फिर रेंटल डिस्क्रिमिनेशन। हमें पता है कि जितने भी बैचलर्स होते हैं, अनमैरिड कपल्स हैं, नॉन वेजिटेरियंस हैं, दलित, रिलीजियस माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं, या फिर जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं, इनको क्या है, इनको रेंट पे कोई भी प्रॉपर्टी लेने में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। इनके लिए बहुत टफ हो जाता है रेंट पे कोई प्रॉपर्टी को लेना। फिर इसके बाद इस जो एक्ट का जो नेचर है वो एक नॉन बाइंडिंग नेचर है। हमें पता है कि जो लैंड या फिर अर्बन डेवलपमेंट है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये एक्ट जो है वो सिर्फ सजेस्टिव है, ये किसी को, किसी भी स्टेट या फिर यूटी को बाइंड नहीं कर सकता कि आपको इन इन प्रोविजंस को फॉलो करना ही है। तो ये भी एक इशू है। अब वे फॉरवर्ड जो है वो क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। एक तो ना बैलेंसिंग अप्रोच होनी चाहिए। बैलेंसिंग अप्रोच कैसे कि लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी फुलफिल हो, और जो टेनेंट्स हैं उनका भी वेलफेयर हो सके। इस तरीके की एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। दूसरा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, कि ऐसी स्टार्टिंग में ही ऐसी बिल्डिंग बना दी जाए जो क्या किस चीज के लिए है, रेंट पे देने के लिए ही बनाई गई है, जैसे बिल्ड टू रेंट, रेंट टू ओन। ये इस प्रकार के मॉडल्स जो हैं वो लेके आए जा सकते हैं। तीसरा, इंश्योर क्वालिटी, सेफ और गुड क्वालिटी की जो रेंटल यूनिट्स हैं वो बनाई जानी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी, जो रेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं पूरे स्टेट के अंडर जो है वो क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि जो भी स्टेट में जो भी स्टेक होल्डर हैं, टीनेंट्स हैं, ओनर हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। अब इसके अलावा जो है इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। जो जितने भी अर्बन माइग्रेंट्स हैं या फिर जो पुअर हैं वो इस स्कीम का हिस्सा होंगे। ये एक तरीके से विजन होगा आत्मनिर्भर भारत को फुलफिल करने का भी। अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है वो क्या करेगा, जितने भी ईडब्ल्यूएस या फिर लो इनकम ग्रुप पीपल हैं उनकी जो हाउसिंग शॉर्टेज है उसको एड्रेस करेगा। इसका एम यही है कि 2022 तक सबको एक पक्का हाउस जो है वो मिलना चाहिए। फिर इसके बाद ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, जीएचटीसी इंडिया, ये लिया गया है। इसका जो है, इसका एम क्या है कि जितनी भी ग्लोबली अच्छी अच्छी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हैं, उनका कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज किया जा सके, ताकि सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली और डिजास्टर रिजिलियंट जो है वो कंस्ट्रक्शन की जा सके। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। अब जितने भी सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए कुछ नेशनल स्टैंडर्ड्स जो है ये लेके आए हैं। बेसिकली क्या होगा, आप आईएएस बनोगे, आपकी भी ट्रेनिंग लबसना में होगी, तो उसके लिए एक प्रॉपर जो है वो स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस ने अभी रिसेंटली जो है ये लॉन्च किया है नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। अब जो ये है इसको डेवलप किया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन हेडक्वार्टर में। इसी के साथ एक वेब पोर्टल और एक अप्रोच पेपर भी लॉन्च किया गया है। अब जो ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है ये क्या है ये देखेंगे पहले, कि इसको जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अभी रिसेंटली ही 2021 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसमें 3 मेंबर होंगे जो क्या करेंगे, जिनको सपोर्ट करेंगे इंटरनल सेक्रेटेरिएट, ठीक है।
फिर इसके बाद जो इसका फंक्शन होगा वो क्या क्या होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स जो हैं वो प्रिपेयर करने में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विसेज, ये रिपोर्ट भी ये क्या करेगा, तैयार करेगा। फिर क्या करेगा, अप्रूविंग नॉलेज पार्टनर्स ऑफ द मिशन, कोई जो ये मिशन चला रहे हैं हम, इसके लिए कौन कौन से पार्टनर हो सकते हैं, इसको भी क्या करेगा, अप्रूव करेगा। अब जो ये नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक तरीके का पूरे वर्ल्ड में जो है, इंडिया जो ऐसी पहली कंट्री है जो एक इस तरीके का यूनिक मॉडल जो है वो लेके आई है सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है। इसके अलावा इंडिया की ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स हैं हायर एजुकेशन, हेल्थ केयर या फिर एनवायरनमेंट को लेकर। अब जो है ये स्टैंडर्ड्स जो है ये सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग में भी आगे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो है क्या होगा, ये स्टैंडर्ड्स और ज़्यादा एडवांस करने से और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करने से क्या फ़ायदा होगा कि जितने भी इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उनको टैकल किया जाता है। अब हमें पता है कि जितने भी जैसे जैसे टाइम जो है वो एडवांस होता जाता है, टाइम के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी डाइवर्सिफाई होती जाती हैं। अब एक तरीके से ये क्या होगा, एडवांस ट्रेनिंग लोगों को, इनको सिविल सर्वेंट्स को मिलेगी, तो इससे क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस जितने भी इमर्ज कर रहे हैं 21st सेंचुरी के, उनको आसानी से टैकल कर पाएंगे। अब जो है इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, एनएससी एसटीआई का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एक तरीके से जो ट्रेनिंग है उसकी क्वालिटी को, कैपेसिटी को ट्रेनिंग की, इसको क्या करना है, एनहेंस करना है। ठीक है, ताकि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं या फिर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करें, एक्सीलेंस की तरफ ड्राइव कर सकें। अब 8 पिलर्स जो हैं वो रहेंगे ये एक्सीलेंस अचीव करने के लिए। सबसे पहले ट्रेनिंग नीड्स देखी जाएगी, फिर फैकल्टी की डेवलपमेंट की जाएगी, रिसोर्स टारगेट किए जाएंगे, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, ट्रेनिंग सपोर्ट दिया जाएगा, कोलैबोरेट किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स के साथ, ट्रेनिंग जो दी गई है उसको इवेल्युएट किया जाएगा टाइम टू टाइम, और क्या है, ऑपरेशन एंड गवर्नेंस, जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसको प्रॉपरली ऑपरेट किया जाएगा और गवर्न किया जाएगा। अब जो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी में कुछ इश्यूज भी हैं, वो देख लेते हैं कि ये करंट इश्यूज क्या हैं, और अब जो हमारी जो ये नई स्टैंडर्ड स्कीम लेके आए हैं हम, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी है। सबसे पहले जो अभी के लिए लैक ऑफ ट्रेनिंग चल रही है, क्यों, क्योंकि जो ऊपर लेवल के जो ग्रुप ए सिविल सर्वेंट्स हैं या ग्रुप बी है, उनके लिए तो क्या है, ट्रेनिंग का प्रावधान है, और जो मिडिल या फिर लोअर लेवल के पर्सोनल्स हैं उनको, उनकी ट्रेनिंग को क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब जो ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है क्या वो एक्चुअल में काम भी आ रहा है ऑन फील्ड, तो ये भी एक इशू है। फिर करिकुलम, जो जितनी भी जो ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है उसमें क्या है, ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड का यूज किया जाता है। अब ये देखना होगा कि वो आगे कितना यूज कितना यूज हो रहा है आगे फील्ड में। पुअर इवेल्युएशन, एक इवेल्युएशन टेक्निक जो है वो भी पुअर है, वो सिस्टमेटिक नहीं है, टाइम टू टाइम नहीं की जा रही है। इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि वे फॉरवर्ड्स क्या क्या है। अब जो ये नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, ये अगर क्या हो जाता है, ये प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो कौन कौन सी वे फॉरवर्ड्स होंगी, कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे क्या होगा, अफिशिएंट ट्रेनिंग दी जा सकेगी सिविल सर्वेंट्स को। इसमें सबसे पहला जो है क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए हमें 4 ईज पे। 4 ईज क्या है, एम्पावर्ड लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इसका हमें यूज करना चाहिए। फिर क्या है, रिमूव द नॉन परफॉर्मर्स, हमें क्या करना चाहिए कि टाइम टू टाइम क्या किया जाना चाहिए, असेसमेंट की जानी चाहिए। अगर जो है कोई सिविल सर्वेंट ऐसा पाया जाता है कि जो एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसको प्री मेच्योर रिटायरमेंट दे दी जानी चाहिए। अब इससे क्या रहेगा कि सिविल सर्वेंट्स में या फिर जितने भी पर्सोनल्स हैं उनमें एक तरीके का डर रहेगा कि अगर हमने ठीक से काम नहीं किया तो हमको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि वो एक कॉम्प्लासेंसी है वो कर्व होगी, और क्या होगा, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो पर्सोनल्स हैं, उनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जो है बाहर लाया जा सकता है। फिर इनको मिड करियर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। कैसे कि एक बार ट्रेनिंग देके ऐसा नहीं है कि बस एक बार ट्रेनिंग दी और काम खत्म, नहीं, उनको टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम जाता जाता है, प्रॉब्लम्स भी डाइवर्सिफाई होती जाती हैं, प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होती जाती है। अब इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए उनको एक मिड करियर ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, ताकि वो अपनी डोमेन नॉलेज को जो है वो एनहेंस कर सके। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग,
एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है वो भी सेटअप किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं सिविल सर्वेंट्स की फंक्शनिंग के लिए। एक पहला जो चलाया गया है वो है मिशन कर्मयोगी। ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होगा, ये क्या एम कर रहा है, ये कर रहा है फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस विद राइट एटीट्यूड स्किल्स और नॉलेज। ठीक है, ये विजन जो है ये कंप्लीट किया जा सके। आरंभ, ये एक तरीके का कॉमन फाउंडेशन कोर्स रहेगा सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग में। इसके अलावा एक नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी जो है वो लेकर आई गई है। इसके अलावा क्या है, एक लेटरल एंट्री का प्रावधान है। इससे पहले क्या होता था, लेटरल एंट्री से पहले क्या होता था कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते थे उनको प्रमोट कर दिया जाता था सीनियर लेवल्स पे, पर क्या होते थे वो अपनी अपनी डोमेन में एक्सपर्ट नहीं होते थे, वो एक जनरल नॉलेज रखते थे। पर क्या होगा, अब लेटरल एंट्री के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के एक्सपर्ट्स को जो है वो रिक्रूट किया जाएगा। तो इसी के साथ फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिक बिल। अब ये टॉपिक जो है ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 को क्या है रिवाइज करने के लिए है। अब जो ये एक्ट ऑफ 1867 है ये प्रेस और जो बुक पब्लिश की जाती है उसको क्या करेगा, रेगुलेट करता है। और ये कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इस राइट को क्या करता है, वॉयलेट करता है। इसके अलावा जो प्रिंटर होता है न्यूज़पेपर का या फिर किसी बुक का, उसको क्या करना पड़ता है, 2 कॉपीज जो होती हैं अपने न्यूज़पेपर की वो गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ती है और 1 कॉपी जो है वो प्रेस रजिस्ट्रार को सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, फिर इसके अलावा इसी एक्ट के अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया जो है इसको अपॉइंट कर सकती है। फिर इसके बाद जो एवरी बुक या फिर कोई भी पेपर जो प्रिंट किया हुआ होता है उसका क्या करना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है कि प्लेस ऑफ प्रिंटिंग क्या है, पब्लिशर का नाम क्या है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है। इसके बाद इस एक्ट की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि जो प्रेस एक्ट आज तक इंडिया में जितने भी प्रेस एक्ट आए हैं उनकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहला जो आया था वो आया था सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799 में, लॉर्ड वेल्सले के टाइम पे आया था। फिर 1818 में आया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। फिर इसके बाद जो आया था आपका जॉन एडम्स के टाइम पे आया था लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823। इसके बाद गवर्नर जनरल जब मेटकाल्फ थे तो उनके टाइम पे आया था प्रेस एक्ट ऑफ 1835। जो ये मेटकाल्फ है इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोला जाता है। इसके बाद आया लाइसेंसिंग एक्ट 1857 में, और उसके बाद आया था आपका प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। अभी इसी को रिवाइज करने की बात चल रही है। अब इन रेगुलेशंस की जो है वो जरूरत क्यों पड़ी, एक तो कई बार क्या होता है फेक न्यूज स्प्रेड हो जाती है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको कर्ब करने के लिए फेक न्यूज को, इसलिए रेगुलेशन जो है प्रेस की बहुत जरूरी हो जाती है। इसके बाद जो डिजिटल मीडिया है और जो प्रिंट मीडिया है उसमें क्या आनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, इसलिए भी प्रेस रेगुलेशन की जरूरत पड़ी है। अब जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाना है, और इसके अलावा जितने भी प्रोसीजर हैं रजिस्ट्रेशन या फिर कंप्लायंस टू न्यूज मीडिया आउटलेट्स के रिगार्डिंग, जितने भी प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, इन सबको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो इसलिए रेगुलेशंस की जरूरत पड़ी है। इसके बाद इस ड्राफ्ट बिल के कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। इसका जो मेन एम है ना, वो एम है जो डिजिटल मीडिया है उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर लेके आना है। फिर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जितना, अगर ये बिल पास हो जाता है, जितने भी डिजिटल न्यूज मीडिया पब्लिकेशन है तो उनको 90 दिन के अंदर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ जो है इसको अपने अपने डिजिटल न्यूज मीडिया हाउस को क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है पावर ऑफ एंटिटी देख लेते हैं। अगर कोई भी डिजिटल पब्लिकेशन है उसने अगर किसी रूल को वायलेट किया है तो उस पर जो है प्रॉपर पेनल्टीज जो है वो इम्पोज की जाएंगी। फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में एक तरीके का सिंपल सिस्टम जो है वो ले डाउन करता है ई न्यूज़पेपर्स के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स के लिए, या फिर जो और अदर मैटर हैं जो किससे रिलेटेड है, प्रेस से रिलेटेड है। फिर इसमें रूल मेकिंग अथॉरिटी के बारे में बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही ये पावर दी गई है कि वो अप्रोप्रिएट लॉ जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है वो एपिलेट बोर्ड है।
एक एपिलेट बोर्ड बनाया जाएगा जिसको प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एपिलेट बोर्ड बोला जाएगा। इसमें क्या होगा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन होंगे और एक और दूसरे मेंबर होंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से ही, जिनको नॉमिनेट किया जाएगा इन मेंबर से ही। अब इस बिल के साथ कुछ इश्यूज भी हैं। जो फर्स्ट इशू है वो यही है कि जितने भी प्रोविजंस है ना वो वेग और अनक्लियर है, उनको प्रॉपरली नहीं बताया गया है। दूसरा, अगर कोई पब्लिशर जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंडर कन्विक्टेड है तो वो जो है कोई भी पब्लिकेशन नहीं कर सकता, कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकता उसके बाद है। फिर जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है प्रेस जनरल की, वो क्या है, वो इतनी ज्यादा नहीं है, उसको इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं मिली हुई है। फिर इसके बाद जितने भी डिजिटल मीडियम्स हैं उन सब की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बोला है कि सबको मैंडेटरी है कि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। इस तरीके से इंटरनेट पे क्या होता है, हमें सारी इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल होती है, तो ये एक तरीके से इंटरनेट हमें डेमोक्रेटाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन, डेमोक्रेटाइज इंफॉर्मेशन का जो क्या है ये कर्ब कर रहा है ये लॉ। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं न्यूज इन शॉर्ट्स में। जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग टेन्योर ऑफ हाउसिंग कमिटीज। अभी क्या हुआ है कि जो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट है उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की गई है और जो पैनल है जिसने ये स्टडी की है उसने कुछ की रिकमेंडेशन दी है। जिसमें से जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो यही है कि जितनी भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैं उनका जो टेन्योर है 1 साल से बढ़ा के 2 साल तक कर देना चाहिए, ताकि क्या हो कि स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा पार्लियामेंट में एक कमिटी आर को जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे हमारे पास पार्लियामेंट में 0 आर क्वेश्चन आर है, वैसे ही एक कमिटी आर को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। फिर इसके अलावा जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, ये 2 कमिटीज हैं, इन दोनों को मर्ज करके एक कर दिया जाए। और इसके अलावा एक नई कमेटी बनाई जानी चाहिए टूरिज्म एंड कल्चर पे। ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो कह रहे हैं ये कि जो कमिटीज हैं उनकी वर्चुअल मीटिंग्स पे एम्फेसाइज करना चाहिए। और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में जितनी भी वैकेंसी है उनको टाइमली क्या करना चाहिए, फिल करना चाहिए। अब जो ये राज्यसभा सेक्रेटेरिएट है ये राज्यसभा चेयरमैन की गाइडेंस और कंट्रोल में फंक्शन करता है। इसके अलावा इसकी जो मेन एक्टिविटीज रहती है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की वो क्या है, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये राज्यसभा में, पार्लियामेंट्री कमिटीज को सर्विस करता है, और दूसरा क्या करता है कि ये डे टू डे प्रोसीडिंग्स को क्या करता है, रिकॉर्ड को पब्लिश करता है। इसके अलावा जो हम देख लेते हैं कि अब ये पार्लियामेंट्री कमेटीज जो हैं वो होती क्या है। पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती हैं वो अपॉइंट या फिर इलेक्टेड होती हैं बाय द हाउस, या फिर इनको स्पीकर या फिर चेयरमैन जो है वो क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। अब जो ये पार्लियामेंट्री कमेटीज बनी है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 105 एंड आर्टिकल नंबर 118 से अपनी अथॉरिटी को डिराइव करती हैं। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर की होती हैं, इनकी जो रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं होती है पार्लियामेंट पे। 2 तरीके की पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज जिनको परमानेंट कमेटीज भी बोला जाता है, और दूसरी होती है अडॉक कमेटीज जो क्या बोला जाता है, टेम्परेरी कमेटीज। अब जो स्टैंडिंग कमेटी है वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे फाइनेंशियल कमेटी है, डीआरसीजी है और अदर कमेटीज। अब ये परमानेंट नेचर की होती हैं, ये हमेशा से ही होती है। एक बार एक कमेटी का टेन्योर कंप्लीट हुआ, जैसे 1 साल था, फिर उसके बाद जो है एक न्यू कमेटीज जो है वो सेटअप कर दी जाती है स्टैंडिंग कमेटी पर। जो अडॉक कमेटी होती है ये टेम्परेरी नेचर की होती है, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। जैसे ही वो पर्पज कंप्लीट होता है वैसे ही क्या होगा, ये दिस कमेटी सीजेस टू एग्जिस्ट। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी हमने रिसेंटली देखा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, और वो उनकी अब की बार जो इलेक्शन हुए हैं वो कैसे हुए हैं, क्योंकि जो हमारे जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे उनके 5 साल कंप्लीट होने वाले थे। अब क्या है कि जो ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है जो एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म के बाद होता है, तो ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 62(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। अब इसके लिए जो है एक स्पेसिफिक इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, जिसमें कौन कौन से मेंबर शामिल होते हैं। इसमें होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी।
अब इसमें क्या होता है, इस इलेक्टोरल कॉलेज में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ना तो पार्लियामेंट के, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये बताया गया है। ये सारे का सारा हम जो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं पॉलिटी की बुक, उसमें सारा कवर हो रखा है, इसमें कुछ भी नया नहीं बताया गया है। और इलेक्शन का मेथड बताया गया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ये भी हम पढ़ते हैं। विनिंग कैंडिडेट को जो है एक पर्टिकुलर कोटा ऑफ वोट्स जो है वो सिक्योर करना पड़ता है। अब जो ये लॉ, जब ये इलेक्शन होता है ना प्रेसिडेंट का, इस पे ना एक चीज याद रखनी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अब जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कब होता है कि अगर मान लो कोई भी एमपी या एमएलए अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ इनलाइन ना होकर एक डिफरेंट वोट कास्ट करता है, तो उसको वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आता है कि वो भाई अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं मान रहा है। पर इसमें जो वोटिंग होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो है वोट दे सकता है। ऐसा हो सकता है वो पार्टी लाइन से उसकी जो सोच है वो डिफर करे, तो उसमें क्या है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर नहीं आएगा। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है। अब ये वैल्यू ऑफ वोट्स हैं, ये सारा भी सब कुछ लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स। अभी इलेक्शन कमीशन ने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल, इलेक्टर्स रूल 1960 है, इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहला चेंज तो यही है कि कोई भी पर्सन जो 17 ईयर्स ऑफ एज हो चुका है, वो क्या कर सकता है, वोटर्स लिस्ट में अपने आप को एडवांस एनरोल करवा सकता है। अब जो ये इलेक्टोरल रोल होंगे, ये एवरी क्वार्टर जो है वो क्या करे जाएंगे, अपडेट किए जाएंगे। इसके बाद जब कोई जिसने अपना एनरोलमेंट करवा दिया है वोटर्स लिस्ट में, जब भी वो अपनी 18 ईयर्स की एज जो है वो क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, अटेन कर लेगा, फिर उसका रजिस्ट्रेशन जो है वोटर लिस्ट में कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक ऑप्शन जो है आधार डिटेल्स को लिंक करने का भी ऐड किया गया है। फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, ये टॉपिक न्यूज में क्यों है? अभी रिसेंटली जो है वो पीएम ने ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज मीट को क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। अब जो ये डीएलएसए है ना, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, ये किस एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश की गई है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 में। अब इनका काम क्या है, ये क्या करती हैं, जो पुअरर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का या फिर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उसको फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करती हैं। ये लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करती हैं और लीगल लिटरेसी कैंप्स जो है वो लगाती हैं। अब इन तीन एलिमेंट्स के थ्रू ये क्या करती है, जस्टिस और फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है, सिक्योर करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारी कंट्री है उसमें 676 डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो हेड करते हैं। इसके अलावा अब हमें पता है कि ये लोक अदालत को कंडक्ट करवाते हैं, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो कोर्ट्स हैं उनका बर्डन जो है वो कम हो जाता है। ये एक तरीके के ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अब जो लोकल जो ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में के काम करता है, तो इसको एलएसए के अंडर जो है वो स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। अब जो एलएसए है हमारा, लीगल सर्विस एक्ट 1987, इसका काम क्या है, इसका एक ही काम था कि ये नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क बनाया जा सके, ताकि लोगों को फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके वीकर सेक्शन को। अब जो हमारी डीपीएसपी है उसमें भी आर्टिकल 39A है, वो बात करता है कि जितने भी पुअरर सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है, उसको क्या मिलना चाहिए, फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। अब जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसको भी लीगल सर्विस एक्ट के अंडर ही क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसके अलावा हमारे पास फ्री लीगल सर्विस या फिर फ्री लीगल एड देने वाली अथॉरिटीज कौन कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है, स्टेट लीगल सर्विस कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमेटी है, तालुका लीगल सर्विस कमेटी है।
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टेली लॉ सर्विस टू बी मेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सिटीजन्स फ्रॉम 2022। 2022 से जो टेली लॉ सर्विस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी सिटीजन्स को। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बीच में, ताकि जो लीगल सर्विस है वो प्रोवाइड करी जाए। इसके तहत जो है एक 700 लॉयर्स का जो है वो एक पैनल बनाया जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा 700 लॉयर का पैनल, जो क्या करेगा, लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करेंगे फ्रीली। अब जो ये आपका टेली लॉ सर्विस है ये 2017 में लॉन्च हुआ था बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। इस इनिशिएटिव जो है ये एक रिलायबल है, ये ई इंटरफेस के द्वारा है और प्री लिटिगेशन टूल है। अब जो टेली लॉ मेन स्ट्रीम्स है या जो टेली लॉ जो है वो क्या काम करेगा, ये क्या करेगा, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है उसको लीगल एड प्रोवाइड करेगा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है लॉयर्स जो है अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं। अब जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी ये होगी कॉमन सर्विस सेंटर्स पे जो 1 लाख ग्राम पंचायत में कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब इस आर्टिकल में हमें ये बताया गया है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को रिफ्यूज कर दिया है जिसमें एक जैन कम्युनिटी के सेक्ट ने बोला है कि आर्टिकल 32 के अंडर ये पिटीशन फाइल की थी। उन्होंने क्या बोला था कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 है जो किसके अगेंस्ट है, एलिज्ड कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस के अगेंस्ट है, इसलिए ये पिटीशन जो है इसको रिफ्यूज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जो ये एक्ट ऑफ 1991 है यही इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे आर्टिकल में जानने के लिए कि जो एक्ट ऑफ 1991 है वो सिर्फ ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन कोई भी प्लेस जिस भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को बिलोंग करता था वो उसी से बिलोंग करेगा, उसका कन्वर्जन नहीं, उस प्लेस का किसी दूसरे धर्म या फिर उस एक सेम रिलीजन के ही अनदर सेक्ट में जो है वो उसका कन्वर्जन नहीं किया जा सकता। इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ यही बात ध्यान रखने लायक है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2022। अब जो ये अमेंडमेंट एक्ट है ये हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में जितने भी फैमिली कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड हैं उनको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे देगा। अब जो ये एक्ट है ये अमेंड करेगा फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 को। जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो क्यों एस्टेब्लिश किए जाते हैं, वो जितने भी फैमिली या फिर मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए फैमिली कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर्ड है कि किस डेट से ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होंगे स्टेट्स में। अब गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और नागालैंड ने फैमिली कोर्ट्स को सेटअप कर रखा है इस एक्ट के अंडर, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इस एक्ट की जो एप्लीकेशन है वो अभी तक नहीं दी थी, जो अब इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया है हिमाचल प्रदेश और नागालैंड तक भी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसको रिसेंटली 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इसका एम क्या है, इसका एम है जो कंज्यूमर है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, ये इसका एम रहेगा। जो सीपीए है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी 29 है, ये किसको रिप्लेस कर देगी, सीपीए 1986 को रिप्लेस कर देगी। अब सीसीपीए के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेसिकली ये क्या करेगी, कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाएगी, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से बचाएगी, और ये कौन कौन से एक्शन ले सकती है ये देख लेते हैं। ये क्या करेगी, कंज्यूमर राइट्स को वायलेट होने से बचाने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। इसके अलावा जितने भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं, उनको भी ये डिसकंटिन्यू करने का काम करेगी। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर हैं जो मिसलीड कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, उन पे प्रॉपर इम्पोज करेगी पेनल्टीज को, ठीक है। इसके अलावा जो कंज्यूमर्स जो अवेयर भी नहीं है कि उनको ये राइट्स मिले हुए हैं, उनके लिए भी ये
काम करेगी, उनके राइट्स को भी ये अथॉरिटी जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। इसके साथ साथ अगर कोई अपील करना चाह रहा है सीसीपीए के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो उसको 30 डेज के अंदर अंदर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जो है वो अपील करनी होगी। इसके साथ ये तो नेशनल लेवल पे है, इसके साथ साथ स्टेट लेवल पे भी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनाया गया है। अब सीसीपीए के कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। इसने गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं कि कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं जारी करेगा। इसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट्स हम देखते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब में भी कई बार जो है फेक रिव्यूज आ जाते हैं, तो इसको भी कर्व करने का ये काम करेंगे। इसके अलावा जो आयुष ड्रग्स हैं, जो आयुर्वेदिक वगैरह ड्रग्स हैं, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो बेचती हैं, उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी कर रखी है। तो इसी के साथ हमारा जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन है वो खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।